हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सैम्पल पेपर का फिजिक्स सेक्शन। तो चलो जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सैम्पल पेपर का फिजिक्स वाला सेक्शन। तो आज के हमारे इस सैम्पल पेपर के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एंड ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है ये कौन से वाले सेक्शन को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है सेक्शन ए को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी हमारे सैम्पल पेपर के सेशंस आते हैं उन सभी सेशंस में हम सेक्शन वाइज प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, अल्टीमेटली हम पहुंचते हैं लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन डी के ऊपर। ठीक है, तो आज के सेशन में भी हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, और खास बात क्या होती है सेक्शन ए की कि सभी क्वेश्चन जो भी आते हैं सभी 1-1 मार्क के होते हैं। तो ये वाला जो सवाल है, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये भी 1 मार्क का है, ये भी 1 मार्क का है, चाहे तो ये वाला कर लेना या फिर ये वाला कर लेना। सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि रेज फ्रॉम सन converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of the object? क्या बोला गया है कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। चलो हम बना ही देते हैं अपना कॉन्केव मिरर। ये हमने बना दिया अपना कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब इस कॉन्केव मिरर के ऊपर क्या हो रहा है, सन रेज आ रही हैं। ठीक है, अब हम सबको पता है ये चीज़, ऑलरेडी हमको ये पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ही, या मिरर बोल लो या लेंस ले लो, कुछ भी ले लो, जब कोई ऑब्जेक्ट, अभी मिरर की बात चल रही है तो हम मिरर की ही बात करेंगे, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर रखा जाता है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकल करके आएंगी वो कैसी होंगी, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। क्या बोला मैंने कि जब किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकल के आ रही होंगी वो सब कैसी होंगी, हमारे मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, है ना। इसके बाद में हमने ये रूल्स भी पढ़ा है कि वो वाली रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के, वो वाली इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी की सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं वो कहाँ लाए करता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाए करता है, और उस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को हम क्या कहते हैं, उस मिरर का फोकस कहते हैं ना। अब हमारा जो कॉन्केव मिरर है ये क्या है, ये तो एक कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है ही ना, तो जो भी लाइट रेज पड़ेंगी उन सभी लाइट रेज को ये कन्वर्ज करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। लेकिन सवाल में एक और चीज़ क्या दी गई है कि सन की से जो रेज आ रही हैं वो कन्वर्ज तो हो रही हैं, लेकिन कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, तो एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी कि कॉन्केव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट होगा। आई रिपीट, कॉन्केव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे आकर के सभी रेस कन्वर्ज हो रही हैं। इसका मतलब क्या कि जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कहाँ बन रहा है, कॉन्केव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और इसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि फोकस और जो भी कॉन्केव मिरर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या कि फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं कि सपोज सबसे पहले तो हम जो है अपने कॉन्केव मिरर की एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। ये हमने बना दी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो हुआ इसको हम कहते हैं क्या, पोल, मिरर का पोल। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास कुछ सन रेज हैं और वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों की दोनों जो रेज होंगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, है ना। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है इसी को हम क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे हैं। और सवाल हमसे क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि फोकस कहाँ बन रहा है, कॉन्केव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि इतना पूरा डिस्टेंस। ठीक है, इतना पूरा डिस्टेंस कितना है, इतना पूरा डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कि फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है।
इतना सवाल में दिया गया है। आगे क्या पूछा गया है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को, इसी कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, इसी कॉनकेव मिरर के सामने हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि जो भी इमेज बने उसका साइज किसके बराबर हो, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है। हमको ये चीज़ पता है ऑलरेडी कि कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही बार एक ऐसा केस सामने आता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज कैसी होती है, बराबर होती है। और वो कब होता है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, है ना। हमेशा क्या होता है कि जब तक हमारे कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत दूर हो, तो इमेज कैसी बनती आती है, रियल इन्वर्टेड तो रहेगी ही, लेकिन हम बोलते हैं साइज में छोटी रहती है। जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, इमेज भी हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, लेकिन साइज में क्या होगा, सेम होगा। जो भी ऑब्जेक्ट की साइज होगी XYZ, वही साइज हम बोलते हैं कि इमेज की भी होगी। फिर इसके बाद में जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर के आते जाएंगे, जो इमेज है वो दूर बनती जाएगी, दूर तो बनेगी लेकिन कैसी बनेगी, साइज में बड़ी होती जाएगी। जब ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। जब इन्फिनिटी पर रखा होता है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज का जो साइज है वो कैसा बनता है, एकदम हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की जो है ना इमेज बनती है। और जैसे जैसे हम कॉनकेव मिरर के सामने अपने ऑब्जेक्ट को जो है ना पास लेकर के आते जाते हैं, इमेज जो है और बड़ी बनती जाती है। तो सिर्फ एक मात्र ऐसा केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज कैसी होती है, बराबर होती है, और वो कब होगा, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। इतना क्लियर है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे केस तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन एग्जैक्टली हमें क्या पता करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपको डिस्टेंस पता करना है। पोजीशन आपको पता चल गई है, लेकिन आपको डिस्टेंस पता करना है कि मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के मिरर का जो पोल है ना, इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। पोजीशन पता चल गई है, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है कि कितने डिस्टेंस पे रखेंगे। कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे कर सकते हैं भाई, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो हमको एक रिलेशन पता है कि फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना। फोकल लेंथ आपको कितनी दी गई है, सवाल में 15 दी गई है। तो एक काम करो ना, इस 2 को आप कहाँ ले जाओ, फोकल लेंथ के पास ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। कितना आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। यानी कि आप अपने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे रखोगे फ्रॉम दी आप बोल सकते हो कि कॉनकेव मिरर के सामने पोल से, तब जाकर के ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज कैसी आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, एट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, इजी है। चलो अब इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, अ कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूसेस, इसको मैं रब कर देती हूँ। A converging lens produces a magnification of +4. Where is the object placed? आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब कौन सा वाला, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और वो मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, +4 प्रोड्यूस कर रहा है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है लेंस से कि उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आ रहा है, लेंस का +4 आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप जरा जो है ना स्फेरिकल लेंसेज के केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसको रिवाइज करो। स्फेरिकल लेंसेज के केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है वो कितना होता है, v/u। स्फेरिकल मिरर्स के केस में कितना आता है, m इज इक्वल्स टू -v/u। माइनस साइन कहाँ आता है, स्फेरिकल मिरर्स के केस में आता है, और प्लस साइन किस में आता है, स्फेरिकल लेंसेज के केस में आता है। तो इस वाले को अभी हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, +4 प्रोड्यूस हो रहा है। अभी 4 को जाने तो थोड़ा साइड में, आप फोकस करो किस पे, इस प्लस साइन पे। इस प्लस साइन का मतलब क्या है भाई, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u, और कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मैग्निफिकेशन की। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब आप बोल सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे साइंस हो जिसके कारण रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब एनसीईआरटी ने क्लियरली ये बोला है कि चाहे आप स्फेरिकल लेंसेज लो, चाहे आप स्फेरिकल मिरर्स लो, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, लेंस या मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, यानी कि ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस रखना है। तो अगर आप
लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, वो आप कहाँ से मेजर करोगे, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस ही मेजर करोगे। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा कैसा आने वाला है, नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो चलो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, v इज इक्वल्स टू माइनस यू लिख देते हैं। ये माइनस साइन फॉर्मूले का माइनस साइन नहीं है, फॉर्मूले में माइनस साइन स्फेरिकल मिरर्स के केस में लगता है, स्फेरिकल लेंसेज में पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस यू क्यों रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब चलो हम एक काम करते हैं, हम कोई जो है ना बेसिक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। समझाने के लिए अभी मैं आपको बता रही हूँ। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये लो हमने लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 8, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे -4 तो नहीं आया, यहाँ पे तो +4 आया। इसका मतलब क्या कि ये जो आपने नेगेटिव साइन लिया है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इस नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट करने के लिए न्यूमरेटर में भी क्या है, एक नेगेटिव साइन है। आप इस चीज को समझ रहे हो, मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। मैंने यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अज्यूम किया है कि इमेज डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने नेगेटिव ले लिया, इमेज को मैंने, क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है ना। अगर यहाँ पे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ले लूँ और इसकी हमने क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, f1 बोलते हैं। इसको हम ले लेंगे 2f1, इसको हम ले लेंगे f2, और इसको हम ले लेंगे क्या, 2f2। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। ठीक है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनती है, f2 पे बनती है। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को अपने कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ रखते हैं, 2f1 के पीछे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बन जाती है, 2f2 पे बनती है। इन्फिनिटी पे रखा तो f2 पे बनी, 2f1 के पीछे रखा तो f2 और 2f2 के बीच में बनी, 2f1 पे रखा तो इमेज का बनी 2f2 के ऊपर, है ना। जब आप 2f1 पे रखोगे तो इमेज भी 2f2 पे बनेगी। कैसी बनेगी, तीनों केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनेगी। फिर इसके बाद में जैसे ही आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में लेकर के जाओगे, इमेज का बनेगी 2f2 के पीछे बनेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दोगे, f1 पे रख दोगे, तो इमेज का बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बन रही है, अभी तक सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड बन रही है। रियल इन्वर्टेड मतलब क्या, कि आपके लेंस के राइट हैंड साइड पे बन रही है, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि इमेज का जो डिस्टेंस आएगा ना, अभी तक जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं उन सब में इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जहां पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कब, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, f1 और अपने लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखो, है ना। जब आप अपने ऑब्जेक्ट के f1, अपने ऑब्जेक्ट को लेंस के f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, तब इमेज कहाँ बनती है, इमेज हम बोलते हैं कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनती है, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब इस नेगेटिव साइन को कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर में भी कोई नेगेटिव साइन होना चाहिए, तब जाकर के मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और न्यूमरेटर मतलब क्या, न्यूमरेटर हम बोलते हैं कि इमेज का डिस्टेंस। अगर हम इमेज के डिस्टेंस को नेगेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब क्या कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, यानी कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में केवल इकलौता केस ऐसा होता है जहां पे इमेज कहाँ बनती है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। और वो कब होता है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, f1 और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो। अदरवाइज तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लेंस के राइट हैंड साइड पे बनेगी। आई आपको बात समझ में। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो, सिर्फ प्लस साइन को देख के आपने बता दिया कि इमेज कहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, अपने कॉन्वेक्स लेंस के f1 और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा फोकस हम इस 4 को भी कर लेते हैं। 4 यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, देखो
एक और फॉर्मूला होता है ना मैग्निफिकेशन का कि इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। न्यूमरेटर में आती है इमेज की हाइट, डिनोमिनेटर में आती है ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर दोनों की हाइट कैसी है, बराबर है, तो रेशियो कितना आता है, 1 आता है। लेकिन अगर आपने न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू रखी है, यानी कि इमेज की साइज बड़ी है, तो जो वैल्यू होगी मैग्निफिकेशन की वो कैसी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, यानी कि 1 से बड़ी। 1 से बड़ी कब, जब न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू हो, मतलब कि इमेज की साइज कैसी हो, बड़ी हो ऑब्जेक्ट की साइज से। तो हमको पता है ना कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और साइज में कैसी होती है, बड़ी होती है ऑब्जेक्ट के साइज से। आई आपको बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि मैं ये सवाल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन एकदम आप बोल सकते हो कि 1 मिनट का है, 1 मिनट में आप इसका जो है ना आंसर लिख सकते हो कि क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी है, +4 है, इसका मतलब डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस के, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। ठीक है, तभी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और आप बोल सकते हो कि एनलार्ज्ड बन रही है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मीडिया PQ, R and S are these 1.50, 1.36, 1.77 and 1.31 respectively. In which medium will the speed of light be minimum? तो बेसिकली आपको 4 मीडियम दिए गए हैं PQRS और उनके रिस्पेक्टिव जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आपको गिवन है। आपको ये पूछा गया है कि कौन से मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो मिनिमम होगी। अब आप खुद ही सोचो ना, आप निकले हो अपने घर से गाड़ी लेकर के, ठीक है, आपके सामने 4 रोड हैं और बेसिकली आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो गाड़ी की स्पीड मिनिमम कब होगी, मिनिमम स्पीड तब होगी ना जब आप एक ऐसी रोड पकड़ोगे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। वही एक रोड है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, है ना, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक ऐसी रोड जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, एकदम खाली सड़क है, वहाँ पे तो आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी भगाओगे, तो उस समय आपकी जो गाड़ी की स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यही कंसेप्ट तो कहाँ लगता है, लाइट की स्पीड के साथ भी लगता है कि नहीं। एक ऐसा मीडियम जहाँ पे पार्टिकल्स कैसे हो, बहुत ही ज़्यादा पास हो, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, है ना, यानी कि वो मीडियम कैसा हो, काफ़ी डेंस हो। तो एक डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमको पता है कि अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। आई रिपीट, अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो एक ऐसा मीडियम जो कि ज़्यादा डेंस है उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, मिनिमम होगी। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो, ज़्यादा हो, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी। तो इन PQRS में से आपको सिर्फ इतना पता करना है कि कौन से मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा है। जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस भी मीडियम का, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी। तो P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50, Q का है 1.36, R का है 1.77 और S का है 1.31। तो मेरे हिसाब से ये जो R मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है ना। R का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज़्यादा 1.77 है। इसका मतलब क्या कि R मीडियम क्या है, बहुत ज़्यादा डेंस है और इस डेंस मीडियम में क्या होगा, लाइट की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। तो बस इसका इतना सा जवाब है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का, उतना ही ज़्यादा वो मीडियम क्या होता है, डेंस होता है। और जितना ज़्यादा डेंस रहेगा जो मीडियम, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। तो इन सभी मीडियम में से R जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़्यादा, तो इसमें स्पीड क्या होगी, लाइट की मिनिमम होगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। A straight wire carrying electric current is moving out of a plane of paper and is perpendicular to it. What is the direction of the magnetic field? Basically आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना आप बोल सकते हो कि उसमें फ्लो कर रहा है। is moving out of a plane of a paper. बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि सपोज मेरा ये हाथ क्या है, एक पेपर है, ठीक है, और इस पेपर में हम बोल रहे हैं कि ये मेरा हाथ क्या है, एक पेपर है, ठीक है, और ये जो आपको पेन दिख रहा है, ये पेन क्या है, एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली पेपर और इस आप बोल सकते हो कि वायर के बीच की पोजीशन कैसी है, तो आप बोल सकते हो कि जो वायर है वो इस पेपर के प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि वायर और पेपर के प्लेन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। सवाल में दिया गया है ना कि परपेंडिकुलर है,
जो करंट कैरिंग वायर है वो पेपर के प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और चलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमको पता है कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हो, है ना। जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें आप रख दोगे अपना थंब और अपनी फिंगर्स को क्या करोगे, कर्ल कर लोगे, ठीक है। तो जहां आपकी फिंगर्स कर्ल हुई मतलब वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है। क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मूविंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है और ये क्या है, वायर है, तो इसमें इस वायर में करंट कैसा जा रहा है, हमारे पेपर के प्लेन से बाहर निकल रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से, है ना। इस वायर में करंट कैसा फ्लो होगा, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा। नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा तभी हम बोल सकेंगे कि करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, पेपर के प्लेन के बाहर आ रहा है। तो अब आसान हो गया हमारे लिए, हमको पता है कि वायर कैसा जो है ना पेपर के साथ रखा हुआ है, हमको ये पता है कि वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब लगा दो राइट हैंड थंब रूल, आप क्या करोगे, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में अपना थंब रख दोगे, कुछ ऐसे ही रखोगे ना अपना थंब। क्यों रखोगे, क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है अपने थंब को ऐसे रखोगे और अपनी फिंगर्स को क्या करोगे, कर्ल करोगे। तो जैसे ही आपने अपनी फिंगर्स कर्ल करी आपको ये रियलाइज हुआ कि आपकी फिंगर्स कर्ल कैसे हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। इसका मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। प्लस हम बोलते हैं कि अगर करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, पेपर के प्लेन से बाहर निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। चाहो तो आप इसको एक सिमुलेशन से भी समझ सकते हो। ऐसा सिमुलेशन मैंने आपको पहले भी कराया है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। हमारे पास क्या है, देखो ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रेट वायर में हम करंट को जो है ना फ्लो करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। इनिशियली आपको वायर कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें आप देख सकते हो कि करंट फ्लो होने लगा और जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अब एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुई है, इसको जब हम थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी आ रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आ रही है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में तो आ ही रही है, साथ ही साथ इसमें करंट कहाँ से कहाँ जा रहा था, वायर में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस हो गई, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गई। तो जब आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, पेपर के प्लेन के क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। आई आपको बात समझ में। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वाला तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि वाई इज करंट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इज चेंज्ड इन द प्राइमरी कॉइल। यानी कि आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। तो अगर आप प्राइमरी कॉइल में क्या कर रहे हो, करंट को चेंज कर रहे हो, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस क्यों हो रहा है। तो देखो हुआ क्या था कि हमने हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उस एक्सपेरिमेंट में सर ने बताया था कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो कंडक्टर होगा ना वो एक मैग्नेट बन जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट होगा तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करा सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड भी कई हद तक करंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, अगर करंट कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमने करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते थे हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट का कि डेफिनेटली करंट क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवा सकता है। और जो मैग्नेट बना है ना, जो कंडक्टर, भाई इनिशियली आपके पास जो कंडक्टर था वो मैग्नेट नहीं था, वो मैग्नेट कब बना, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। तो उस कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ मैग्नेट नहीं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेट क्यों बना है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण बना है। ठीक है,
अब क्या हुआ कि माइकल फेराडे आए, उन्होंने बोला कि यार अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवा सकता है तो इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना, यानी कि पलट के मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर सकती है, करंट को इंड्यूस करवा सकती है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो एक कॉइल ले ली और कॉइल को जो है ना एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, बेसिकली सर्किट में जो है ना करंट को डिटेक्ट करेगा कि सर्किट में करंट जो है ना कहाँ से कहाँ जा रहा है, जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जो है ना सर्किट में या कॉइल में करंट नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर फ्लो होगा तो उसके हिसाब से, यानी कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, उसके हिसाब से गैल्वेनोमीटर में जो उसका पॉइंटर होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा। अब इस कॉइल को उन्होंने रखा और उसके बगल में क्या रख दिया, एक मैग्नेट रख दिया, वही बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल वाला, साउथ पोल वाला, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने मैग्नेट को रखा कॉइल के पास तो उन्होंने बोला कि भाई अगर करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवा सकता है तो पलट करके इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या कर सकती है, इस कॉइल या इस सर्किट में करंट को इंड्यूस करवा सकती है। लेकिन अलग अलग तरीके से इस मैग्नेट को कॉइल के बगल में रख करके देखा, लेकिन ऐसा जो है ना कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया, कोई आउटकम सामने नहीं आया, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई। फिर अचानक से क्या हुआ, माइकल फेराडे ने इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को ना मूव करना शुरू करा। तो जैसे ही बार मैग्नेट मूव हुआ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगा। इसका मतलब क्या कि मैग्नेट को मूव कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया। जब स्टेशनरी रखा था हमने मैग्नेट तो करंट इंड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने अपने मैग्नेट को मूव करना शुरू किया तब करंट इंड्यूस हुआ। फिर इसके बाद में उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अब की बार जो है ना मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, हम अपने कॉइल को मूव करते हैं। पहले क्या किया था, दोनों को स्टेशनरी रखा था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ गैल्वेनोमीटर में, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। फिर इसके बाद में मैग्नेट को मूव कराया तो डिफ्लेक्शन हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। फिर तीसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखा गया और कॉइल को जो है मूव करना शुरू किया गया। तो जब मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव करना शुरू किया गया तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ। तो माइकल फेराडे ने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई कॉइल और मैग्नेट के बीच में ना एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी कि या तो ये मूव करे या ये मूव करे, इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और जब रिलेटिव मोशन होता है तभी क्या होगा, कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉइल के रिस्पेक्ट में ना मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चेंज होनी चाहिए। ये बात सच है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवा सकता है और पलट करके मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को इंड्यूस करवा सकती है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी ये जो पड़ोस वाली कॉइल है इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि जब हम रिलेटिव मोशन सेट कर रहे थे ना कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तो इस कॉइल के रिस्पेक्ट में इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चेंज हो रही थी। जब आपने दोनों को स्टेशनरी रखा था तो इस कॉइल के रिस्पेक्ट में इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए करंट इंड्यूस नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने इसको मूव करना शुरू किया या इसको मूव करना शुरू करा तो इस कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने क्या लिया था, एक परमानेंट मैग्नेट लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या कि हम सीधी से जो है ना एक कॉइल ले लेंगे और इस कॉइल को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे करंट के एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ऑब्वियस सी बात है ना, इसके पहले हमने क्या करा था, अपना एक परमानेंट मैग्नेट लिया था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट तो ले रहे हैं लेकिन कौन सा वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहे हैं, यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कि क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और ऐसे कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब की बार हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी कॉइल, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने अपने कॉइल को कनेक्ट किया किसके साथ, करंट के एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा सोर्स जो कि करंट को क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम ऑल्टरनेट कर रहा है या चेंज कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इस कॉइल को, जिसको हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगाया हुआ है,
बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस कॉइल के बगल में रखा तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में जो है ना डिफ्लेक्शन शो हुआ है, यानी कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है। और यही चीज़ तो हमसे सवाल में पूछी गई है कि जब हम अपने प्राइमरी कॉइल में, भाई इसको हमने, ये जो हमारी प्राइमरी कॉइल है इसको हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इस कॉइल में करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जो कि टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, करंट को चेंज कर रहा है। तो डेफिनेटली हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। और अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में हम बोलते हैं कि करंट इंड्यूस होता है। पर क्यों होता है, यही सवाल हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सी बात है, मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया था थोड़ी देर पहले कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट होती है, करंट पे डिपेंडेंट होती है। करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, करंट कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमने करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज किया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा कैसे सेकेंडरी कॉइल में, जब इसके रिस्पेक्ट में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लो, चाहे आप परमानेंट मैग्नेट ले लो, आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज तो करना ही पड़ेगा इस कॉइल में करंट को इंड्यूस करवाने के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, क्योंकि इस प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा था जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही थी, और इसी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम बोलते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में क्या हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। अगर यहाँ पे आपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स नहीं लगाया होता ना करंट का, तो क्या होता, कॉन्स्टेंटली जो है ना एक ही करंट इस कॉइल में फ्लो होता रहता। और अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। और अगर वो चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं होगा। इतना क्लियर है आप सभी को। तो यही रहेगा इस सवाल का जवाब कि प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस क्यों होता है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट की चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, सेकेंडरी कॉइल में करंट को इंड्यूस करवा देती है। क्योंकि करंट को इंड्यूस करवाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड तो होनी चाहिए लेकिन उसको चेंज होना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कभी भी करंट को इंड्यूस नहीं करवा सकती। सॉर्टेड। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास, असर्शन रीजन टाइप का है। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोड को एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कहीं जो है ना अगर ट्विस्ट हो गया, कोड जो है ना ऊपर नीचे कर दिए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो कोड को जल्दी से पढ़ लेते हैं। ए कोड क्या है कि बोथ असर्शन रीजन सही है, रीजन भी हम बोलते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। कोड बी क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कोड सी क्या बोल रहा है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। डी बोल रहा है कि असर्शन ही गलत है और रीजन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो कोड्स तो अपने वही है। चलो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड थ्रू हॉट एयर दे अपीयर टू बी मूविंग स्लाइटली। इसको ना हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ से समझ सकते हैं। अभी अभी होली गई है, ठीक है, तो हम जो होलिका दहन करते हैं, ठीक है, लकड़ी वकड़ी जो भी जलाते हैं अपन, अब पता नहीं आप लोगों ने इस बार करा हो या ना करा हो, लेकिन हाँ इस साल भले ही ना करा हो लेकिन पिछले सालों में तो आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। तो क्या होता है कि जब भी आग जलती है, ठीक है ना, सब वो ये क्या है, बहुत ऊंची ऊंची जो है ना फ्लेम्स है और आग है खूब, है ना। अब आग के उस तरफ की जो भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी आग जल रही है। आग के उस तरफ सपोज 2-3 लोग खड़े हुए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, उन 2-3 लोगों को कैसे देख रही हूँ, इस आग के थ्रू देख रही हूँ। ये जो फायर है ना, इसकी फ्लेम्स के थ्रू मैं देख रही हूँ। तो मुझे दूसरे साइड पे जो भी लोग होंगे ना खड़े हुए, वो मुझे कैसे दिखाई देंगे, मूविंग, मतलब कि आप बोल सकते हो कि हिलते हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें जो है ना शेकिंग या हिलते हुए लोग दिखाई देते हैं? इसका बहुत ही आसान सा रीज़न है। एक्चुअली होता क्या है कि हॉट एयर जो होती है, जो गर्म हवा होती है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। जब भी हवा क्या होती है, गर्म होती है, तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, हॉट एयर की जो डेंसिटी है, भाई अगर पार्टिकल्स पास पास में होते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर पार्टिकल्स ही दूर दूर हो जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हॉट एयर की जो डेंसिटी है वो कैसी होती है, काफ़ी कम होती है ना, डेंसिटी हॉट एयर की कम होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ठंडी एयर की, कूल एयर की, तो कूल एयर में क्या होता है कि पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जिसके कारण ठंडी एयर की क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा रहती है हॉट एयर के कंपेरिजन में। अब होता क्या
क्या है कि जैसे कि मेरे सामने जो है ना आग जल रही है और आग की जो लपटें हैं उनके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, जो भी सामने लोग खड़े हैं या जो भी चीज़ है वो मैं देख रही हूँ। अब होता क्या है कि उनसे निकलने वाली जो लाइट है, सपोज मेरे सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है और हमारे बीच में क्या है, खूब सारी आग जल रही है और उसकी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, ठीक है। अब जो पर्सन आग के दूसरी तरफ खड़ा है उस पर्सन से क्या होगा, कुछ लाइट रेज निकल करके आएंगी, ठीक है ना। अब वो लाइट रेज आई और वो कहाँ गई, इन आग की लपटों के ऊपर जो हॉट एयर थी, ठीक है ना, इसके ऊपर जो हॉट एयर थी आग की लपटों के ऊपर, फ्लेम्स के ऊपर, और वो लाइट रेस इस हॉट एयर के अंदर गई, ठीक है ना। अब हॉट एयर की डेंसिटी मैंने आपको क्या बोली, कम होती है, ठीक है। तो आग कहाँ से रही थी, लाइट रेस पर्सन से आ रही थी। पर्सन कहाँ था, आग से दूर था। इसका मतलब क्या कि जहाँ पे भी नेक्स्ट पर्सन खड़ा है वहाँ पे हवा कैसी थी, ठंडी थी, ठीक है। ठंडी हवा से लाइट रेस कहाँ आई, आग के ऊपर जो हॉट एयर है वहाँ पे आई। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रेस जो है एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आ रही हैं। तो जैसे ही लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि उसका आप बोल सकते हो कि पाथ तो चेंज होगा ही, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, हॉट एयर में जो है ना लाइट रेस गई। अब हॉट एयर के बाद फिर से मैं आग से दूर खड़ी रहूंगी ना, तो मुझ तक पहुंचने के लिए वो लाइट रेस फिर से कहाँ आएंगी, दोबारा से हम बोलते हैं कि कूल एयर में ट्रैवल करते हुए आएंगी। इनिशियली जो पर्सन खड़ा था उससे जो लाइट रेज निकल के आ रही थी वो कहाँ खड़ा था, ठंडी एयर में खड़ा था। कूल एयर से कहाँ पहुंची लाइट रेज, हॉट एयर में, ठीक है ना। हॉट एयर कहाँ थी, तो ये जो आग जल रही है उसके ऊपर थी। हॉट एयर से लाइट रेज निकल के कहाँ आएंगी, दोबारा से ठंडी एयर में आएंगी, कूल एयर में आएंगी और कूल एयर के बाद मुझ तक पहुंचेंगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बार बार जो लाइट रेज है ना वो कभी डेंसर मीडियम में जाती है, कभी रेयर मीडियम में जाती है, फिर वो डेंसर मीडियम में जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो अपना जो पाथ है वो चेंज करते 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 मेरी आंखों तक पहुंचेगी। इसीलिए जो नेक्स्ट पर्सन खड़ा होगा आग के दूसरी तरफ, वो मुझे कैसा दिखाई देगा, शेक करता हुआ दिखाई देगा, मुझे वो हिलता हुआ दिखाई देगा। आई होप इतना लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि हम स्टार्स के लिए नहीं बोलते हैं कि स्टार्स हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई क्यों देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ना। स्टार से जो भी स्टारलाइट आती है, एक सेकंड में हम तक जो है ना, सपोज अगर 4 स्टारलाइट पहुंच रही हैं तो अगले सेकंड में हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 ही पहुंचेंगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो 2 स्टारलाइट हो वो इधर उधर क्या हो गई हो, डिफ्लेक्ट हो गई हो अपने रास्ते से, है ना, डेंसिटी चेंज हो गई हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही केस हो रहा है। जो लाइट रे सामने वाले पर्सन से निकल के आ रही हैं वो सबसे पहले ठंडी एयर में ट्रैवल करती हैं, फिर ये जो आग है, आग के ऊपर जो हॉट एयर होती है उसमें घुसती हैं, है ना। वहाँ पे क्या हुआ, हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद में दोबारा से वो जो लाइट रेज हैं वो मुझ तक कैसे पहुंचेंगी, हॉट एयर के बाद वो पहुंचेंगी कूल एयर में, कूल एयर में पहुंचने के बाद मुझ तक पहुंचेंगी। तो यहाँ पे बार बार जो है ना जो लाइट रेज हैं वो अपना मीडियम नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो कि अलग अलग डेंसिटी वाले रीजन में ट्रैवल कर रही हैं, है ना। जो लाइट रेज हैं वो अलग अलग डेंसिटी के रीजन में ट्रैवल कर रही हैं और अलग अलग डेंसिटी के रीजन में ट्रैवल करने से क्या हो रहा है, वो अपने पाथ से डेविएट होती जा रही है, डिफ्लेक्ट होती जा रही है और हमारी आंखों तक कैसे पहुंच रही हैं, डिफ्लेक्ट होते होते। इसीलिए हमें वो जो सामने खड़ा होगा इंसान वो कैसा दिखाई देगा, स्लाइटली मूव करता हुआ दिखाई देगा, शेकिंग टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। असर्शन समझ में आया, असर्शन क्यों हो रहा है, देखा जाए तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है ना, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये जो रीजन में स्टेटमेंट लिखा है क्या ये रीजन वही है जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है। क्या बोल रहा है रीजन, द हॉटर एयर इज ऑप्टिकली डेंसर एंड द कूलर एयर इज ऑप्टिकली रेयरर। यानी कि इसने तो उल्टी बात ही बोल दी। मैंने आपको सिखाया कि हॉट एयर जो होती है वो ऑप्टिकली कैसी होती है, रेयरर होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि हॉट एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। अगर पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे तो रीज़न के स्टेटमेंट में तो अलग ही जो है ना कहानी लिख दी है, बिल्कुल उल्टी कहानी लिख दी है ना। तो यहाँ पे आप आसानी से कोड सी यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कोड सी क्या बोल रहा है कि आपका असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है आपका फॉल्स है। तो रीज़न यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, हमारा फॉल्स है, क्योंकि हॉटर एयर जो है ऑप्टिकली रेयरर होती है और कूलर एयर ऑप्टिकली डेंसर होती है। उल्टा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। चलो, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम A to B, ठीक है। लेंसेज आर प्रिसाइजली शेप्ड पीसेज ऑफ ग्लास
that have been developed and used in corrective glasses, telescopes, microscopes, binoculars and magnifying glasses. ठीक है. If a lens has a shorter focal length, it is said to be more powerful. ये तो हमने ऑलरेडी बात करी है कि एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, कम होती है, वो क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल लेंस होता है. ऑब्वियस सी बात है ना. तो आप इस लाइन को चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो. जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो केस को रटने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको एक बार जो है ना थॉरली रीड कर लो, और आपको लगता है रीड करते दौरान कि ये 2 पॉइंट है, ये जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हो सकता है कि सवाल आ सके, तो उसको आप वहीं के वहीं अंडरलाइन कर दो. ठीक है. फिर मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज. द नेट पावर ऑफ द लेंसेज, यानी कि देखो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है ना नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं. इन सभी लेंसेज को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ताकि मैग्निफिकेशन को जो है ना इंक्रीज किया जा सके, इमेज की शार्पनेस को इम्प्रूव किया जा सके. और जो नेट पावर होती है इन कंबाइंड लेंसेज की, placed in contact is given by the algebraic sum of the individual powers P1, P2, P3. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपने 3 लेंसेज यूज़ करे हैं, ठीक है, तो जो कंबाइंड पावर हो जाएगी उन तीनों ही लेंसेज की, वो कैसे निकालेंगे हम. जैसे कि एक लेंस की पावर है P1, दूसरे की है P2, तीसरे की है P3, तो कैसे निकालेंगे कंबाइंड पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. अगर और भी लेंसेज हैं तो आप इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे पावर को, इंडिविजुअल पावर्स को. ठीक है. फिर इसके बाद में द यूज ऑफ पावर्स इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिशियंस. During eye testing, an optician puts several different combination of corrective lenses of known power in contact inside the testing spectacles frame. ठीक है. ये सब कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देखते जाओ क्या क्या बोला जा रहा है. द ऑप्टिशियन कैलकुलेट्स द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड बाय सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन. द सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर्स ऑफ लेंसेज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन लेंस सिस्टम टू मिनिमाइज सर्टेन डिफेक्ट्स इन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल लेंस. Such a lens system consisting of several lenses in contact is commonly used in the design of camera lenses and the objectives of microscopes and telescopes. पढ़ लिया ना, चलो ठीक है, कथा हो चुकी है. अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि 2 कन्वर्जिंग लेंसेज है आपके पास. कन्वर्जिंग मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है. ये हमेशा ध्यान रखना. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या, कन्वर्जिंग लेंस, और उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका मतलब क्या कि उसकी पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है. ऑपोजिट किस में होता है, कॉन्केव लेंस में होता है. कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ वो हमेशा नेगेटिव होती है. ठीक है. उसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. अगर उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है पावर भी नेगेटिव ही होगी. 2 कन्वर्जिंग लेंसेज है, इक्वल फोकल लेंथ के हैं f. ठीक है. आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज. अभी हमने क्या देखा था कि हम लेंसेज की का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उस कंबाइंड आप बोल सकते हो कि लेंसेज की जो पावर है वो हम कैसे निकाल सकते हैं. तो इंडिविजुअल लेंसेज की जो इंडिविजुअल पावर्स है उनका एल्जेब्रिक सम हम निकाल लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 P2. तो P1 P2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में हमको दिया गया है कि 2 कन्वर्जिंग लेंस हैं. ठीक है. तो एक कन्वर्जिंग लेंस की पावर P1 है, दूसरे की पावर कितनी है, P2 है. लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि इस सवाल में ना दोनों ही लेंसेज की पावर नहीं दी गई है, बल्कि दोनों ही लेंसेज की फोकल लेंथ बताई गई है ना, कि 2 कन्वर्जिंग लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ कैसी है, बराबर है, मतलब कि इक्वल है एक दूसरे से, और कितनी है, f है. यानी कि हर एक कन्वर्जिंग लेंस की, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, f. दूसरे वाले की भी कितनी है, f है. अब हमको पता है ना कि पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है. पावर हम बोलते हैं कि रेसिप्रोकल होता है किसके, फोकल लेंथ का. तो हम क्या करेंगे, इस P1 की जगह पे लिख देंगे हम 1/f1, और P2 की जगह हम लिख देंगे 1/f2. इस वाले लेंस की जो पावर है वो उसकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होगी, और इस वाले लेंस की जो पावर है वो उसकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होगी. ठीक है. तो अब हमको पता है कि दोनों की जो फोकल लेंथ है वो बराबर है, कितनी है, f है. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, f1 की जगह पे केवल f, और f2 की जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, f लिख देंगे. तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/f आ जाएगा, है ना. तो पावर कितनी आई है, पावर आप बोल सकते हो आपका जो भी लेंसेज का कॉम्बिनेशन आपने लिया है उस कॉम्बिनेशन की नेट पावर कितनी आई है, 2/f आई है. तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी. बहुत ही बेसिक सा और इजी सा क्वेश्चन है ये. आपको पावर का फॉर्मूला आपको केस में ही दिया है ना.
आपको पावर कैसे नेट पावर निकालते हैं कॉम्बिनेशन की, तो वो आपको चीज़ आप बोल सकते हो कि केस में ही दी है, और ये वाला रिलेशन तो हम सबको पता ही है ना, कौन सा वाला, ये वाला, कि पावर क्या होता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, इस सवाल को कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2/f आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज A and B इज 5D इफ द फोकल लेंथ ऑफ A इज 15 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ B इज, यानी कि आपके पास क्या है, दो लेंसेज हैं A और B नाम के। ठीक है, फोकल लेंथ A की कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है, B की आपको निकालनी है, और आपको क्या दिया गया है कि द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, दोनों ही लेंसेज की पावर का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 5 डायोप्टर। आपको क्या निकालना है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालोगे भाई, पावर क्या होता है, नेट पावर इज इक्वल्स टू एक लेंस की पावर प्लस दूसरे लेंस की पावर, कंबाइंड जो कॉम्बिनेशन है लेंसेज का उसकी नेट पावर कितनी दी गई है, 5 डायोप्टर दी गई है। तो इस P की जगह पे मैं क्या लिख देती हूँ, 5 लिख देती हूँ। ठीक है, अब सपोज ये जो लेंस 1 है जिसकी पावर यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, वो कौन है, वो है अपना लेंस A। तो लेंस A की पावर कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये जो हमने रिलेशन देखा है ना कि पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन कितना होता है, इनवर्स रिलेशन चलता है, रेसिप्रोकल वाला चलता है। लेकिन यहाँ पे जो आप लेते हो ना फोकल लेंथ, वो आप हमेशा किस में लेते हो, मीटर्स में लेते हो। लेकिन सवाल में जो आपको 15 जो पावर दी गई है, सॉरी जो फोकल लेंथ दी गई है आपको लेंस A की, वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, यानी कि 1/f निकालूं, तो 1/f कितना हो जाएगा, 100/15 हो जाएगा। भाई फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे किया आपने, 15/100 कर दिया, ये कितना है, f के बराबर है। लेकिन 1/f क्या हो जाएगा, 100 को ऊपर ले जाओ, 15 को नीचे लेकर के आ जाओ। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपके। तो ए लेंस की पावर कितनी दी गई है, पावर नहीं दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है, तो 15/100। तो सबसे पहले तो एक पावर की जगह पे आप क्या लिख दो, या एक काम करो ना, ये जो P1 है ना इसको आप PA बना लो। ठीक है, पावर ऑफ लेंस A, और ये क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस B। ये क्या है, पावर ऑफ लेंस A, और ये है आपके पास पावर ऑफ लेंस B। तो पावर ऑफ लेंस A कितनी दी गई है, पता नहीं, लेकिन फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितनी है, तो 1/FA। 1/FA मतलब क्या, कि लेंस A की फोकल लेंथ प्लस 1/FB। 1/FB मतलब क्या, लेंस B की फोकल लेंथ। ठीक है, तो F तो मैंने आपको बता दिया है कितना है, 15/100, और 1/F किसको लिखो, कैसे आप लिखोगे, 100/15 लिखोगे। तो इसको रब करके मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। अब इस 1/FA की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, 1/FA की जगह पे मैं लिख दूंगी 100/15। ठीक है, प्लस लेंस B की फोकल लेंथ। अब क्या करूंगी, 1/ जो भी आपके पास लेंस B की फोकल लेंथ है उसको आप साइड में ले जाओ, और इस वाले टर्म को आप LHS में ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 100/15। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लेना, नीचे लगा दो 1, तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 15 करो तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 कितना होता है, 75। तो ये हो जाएगा 75 - 100, और यहाँ पे 1/FB साथ में चल ही रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 100 में से अगर हम 75 माइनस करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, 100 का बड़ा है ना, तो ना सिर्फ यहाँ पे अकेले मैं 25 लिखूंगी, जबकि यहाँ पे मैं -25 लिखूंगी। क्यों, क्योंकि साइन हम बोलते हैं कि 100 का बड़ा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -25 डिवाइडेड बाय कितना, 15। तो ये क्या आया है, ये आया है अपना जो सेकेंड वाला जो हमारा B लेंस है ना, तो B लेंस की फोकल लेंथ 1/FB कितना आया है, 1/FB आया है -25/15। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है ना लेंस B की। तो इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये तो अभी 1/ फोकल लेंथ आया है, इसको अब हम फोकल लेंथ करेंगे। कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। 25 ऊपर था, अब नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा,
15 डिवाइडेड बाय -25। लेकिन ये जो फोकल लेंथ है ना, ये किस में आ रही है, ये आ रही है मीटर्स में। लेकिन जरा ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में तो यहाँ पे सभी की सभी फोकल लेंथ किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। इसका मतलब क्या कि इस मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कैसे करोगे, इंटू 100 कर देना। क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे। अब जरा सॉल्व करो, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, तो 15 4 ज़ा कितना होता है, 60। तो ये कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी विल बी -60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा। हमको दोनों ही लेंसेज के कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो गिवन थी 5 डायोप्टर, और एक लेंस की पावर एक लेंस की फोकल लेंथ हमको गिवन थी कितनी, 15 सेंटीमीटर, दूसरे की निकालनी थी। तो हमने क्या किया, सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज किया कि पावर इज इक्वल टू लेंस, आप बोल सकते हो कि लेंस ए की पावर प्लस लेंस बी की पावर। इसको हम क्या करेंगे, 1/4 फोकल लेंथ कर देंगे लेंस ए की, प्लस 1/4 फोकल लेंथ कर देंगे लेंस बी की। ठीक है, अब लेंस ए की फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कितना आएगा मीटर में कन्वर्ट करके, 100/15। लेकिन ये क्या है, ये तो फोकल लेंथ है, हमको 1/4 फोकल लेंथ चाहिए, इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आप बोल सकते हो कि 15/100 लिख देंगे, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, नहीं रुको, हमारे पास कितना आया है 15/100। 15/100 क्या होगी फोकल लेंथ, और 1/4 फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 100/15। तो इसको हमने एज इट इज़ रख दिया। फिर इसके बाद में फोकल लेंथ हमने रख दी सेकेंड लेंस की। पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी कितनी आई, -25/15। इसका हम उल्टा करेंगे तो फोकल लेंथ निकालेंगे लेंस बी की, कितनी हो जाएगी, उल्टा करने के बाद 15 डिवाइडेड बाय -25। ये अभी मीटर्स में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर 7.5 diopter are placed in contact with each other. Select the row which contains the correct answer. अब ये जो चारों रोज हैं ये बेसिकली हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रही है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रही है, बाद में पता करेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन सी नहीं है। सबसे पहले तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको बता रही हैं, यानी कि आपके पास दो लेंसेज है ना, तो दोनों ही लेंसेज की जो आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहा है उस कॉम्बिनेशन की पावर, फिर इसके बाद में उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी, और जो कॉम्बिनेशन बना है आपके पास लेंसेज का उसका नेचर क्या है एग्जैक्टली। तो देखो आपके पास दो लेंसेज है ना, एक है कॉन्केव और एक है आपके पास कॉन्वेक्स, है ना। लेंसेज का टाइप आपको पता है, लेंसेज की पावर भी आपको इंडिविजुअल पावर भी दी गई है, तो आप क्या करोगे, इनके कॉम्बिनेशन की पावर निकालोगे। कैसे निकालोगे, आसान है ना, केस में भी दिया गया है कि कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए इंडिविजुअल जो पावर्स हैं उनको आप ऐड कर दो, उनका एल्जेब्रिक सम निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा P1 + P2। P2 तक क्यों लिया है, क्योंकि केवल दो ही लेंसेज हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा ये है कि आपके पास जो दोनों लेंसेज हैं ना वो अलग अलग टाइप की हैं, एक है आपके पास कॉन्वेक्स और दूसरा है आपके पास कॉन्केव। अब हमको ये बात पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा होता है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसका मतलब क्या कि इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। वहीं हमारे पास जो कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो डेफिनेटली इसकी जो पावर है वो भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। तो सपोज यहाँ पे हम P1 में क्या रखते हैं, अपने कॉन्वेक्स लेंस की पावर रखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी दी गई है, यहाँ पे हमको 5 डायोप्टर दी गई है, और इसकी पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी जो पावर है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। प्लस इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, P2 की जगह क्या रख देंगे, अपने कॉन्केव लेंस की पावर रखेंगे। कॉन्केव लेंस की पावर कितनी दी गई है, 7.5 डायोप्टर दी गई है, तो यहाँ पे हम 7.5 डायोप्टर रख देंगे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा करके ना इस पावर को नेगेटिव पावर के फॉर्म में लिखना है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है भैया, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। तो सवाल में आपको -7.5 डायोप्टर्स नहीं दिया गया है, बस इतना सा जो है ना इस सवाल को घुमाया गया है, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन अपनी नॉलेज के हिसाब से लगाना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, कौन से लेंस की नेगेटिव होगी। ठीक है, अब क्या करोगे,
ब्रैकेट खोल दो तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2.5 डायोप्टर्स। तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बना है दोनों लेंसेज का, तो उस कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आई है, -2.5 डायोप्टर आई है। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या पूछी गई है, फोकल लेंथ ऑफ दी कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की आपको फोकल लेंथ भी पता करनी है। भाई कॉम्बिनेशन की अगर आपको पावर पता है तो इस पावर का आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। भाई पावर क्या होता है, पावर हम बोलते हैं कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही तो होता है। तो अगर आपके पास कॉम्बिनेशन की पावर है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या निकल आएगी, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकल आएगी। तो पावर कितनी दी गई है आपको कॉम्बिनेशन की, -2.5 डायोप्टर दी गई है। तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दो। कैसे करोगे रेसिप्रोकल, 1/-2.5 कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये डेसिमल हटा, ऊपर आ जाएगा कितना, बेसिकली 10। ठीक है, तो 10/25 कितना होता है, 5 2 10 और 5 5 25। ये क्या आया है, ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आई है कितनी, -2.5, लेकिन किस में, मीटर्स में। लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में यहाँ पे सब जगह जो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये जो आपने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाली है ना, -2.5 मीटर, इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, इंटू 100 कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 2 2 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास जो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, -40 सेंटीमीटर आएगी। पावर कितनी आई थी, -2.5 डायोप्टर आई थी। इसी पावर को हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। तो कितना आंसर आया, 1/-2.5, डेसिमल हटाया, ऊपर 0 आ गया, कितना आया, फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की -2/5 आई। लेकिन ये मीटर्स में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, उसके फोकल लेंथ की वो वैल्यू कितनी आएगी, -40 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ें आ गई हैं। तीसरी चीज़ क्या पूछी गई है, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो भी आपने दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन बनाया है उस कॉम्बिनेशन की पावर भी कैसी है, नेगेटिव है। उस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो भी कैसी है, नेगेटिव है। और नेगेटिव फोकल लेंथ या नेगेटिव पावर किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की होती है। तो डेफिनेटली जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाया है लेंस का, उसका नेचर क्या होगा, कॉन्केव होगा। यानी कि पावर हो गई -2.5 डायोप्टर, फोकल लेंथ हो गई -40 सेंटीमीटर और नेचर हो गया कॉन्केव। अब ऐसी वाली रो सिलेक्ट कर लो जो कि ये तीनों इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो अगर हम बात करेंगे अपने फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो में पावर कितनी बताई जा रही है, 12.5 डायोप्टर्स, यानी कि ये वाला तो पहले ही में गलत हो गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरी रो बता रही है हमको कि -2.5 डायोप्टर क्या है, पावर है, -40 सेंटीमीटर हम बोलते हैं कि फोकल लेंथ है, और नेचर भी कैसा है, कॉन्केव है। तो डेफिनेटली हमारे सवाल का ये जवाब हो सकता है। लेकिन एक बार जो है ना बाकी के दो ऑप्शंस को भी पढ़ लेना। ऑप्शन सी क्या है, ये जो पावर बता रहा है वो 2.5 तो बता रहा है, लेकिन कैसे, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, पावर तो -2.5 डायोप्टर है, लेकिन फोकल लेंथ यहाँ पे ये 40 ले रहा है, तो +40 नहीं -40 होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या दे रहा है, हमको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब spectacles to a patient with a combination of a convex lens of focal length 40 cm and a concave lens of 25 cm. The power of the spectacle will be, यानी कि हुआ क्या कि एक ऑप्टिशियन ने क्या किया है, एक पेशेंट को स्पेक्टिकल्स जो है ना प्रिस्क्राइब करे हैं, और उसमें जो है ना कॉम्बिनेशन है कॉन्वेक्स लेंस का जिसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है आपके पास कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि उस स्पेक्टिकल्स का जिसमें कि आपके पास दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, उस स्पेक्टिकल की पावर कितनी है। ठीक है, तो पावर आप कैसे निकालोगे, पावर आप कॉम्बिनेशन का कैसे निकालते हो, इंडिविजुअल लेंसेज की पावर का एल्जेब्रिक सम निकालते हो, ऐड कर देते हो। ठीक है, लेकिन पावर निकालने के लिए, क्योंकि आपके पास दो लेंसेज जो आपको दिए गए हैं उनकी आपको पावर नहीं बताई गई है, उनकी फोकल लेंथ बताई गई है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, और जो आपके पास कॉन्केव लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप क्या करोगे,
सबसे पहले तो इनकी रिस्पेक्टिव पावर्स निकाल लो और फिर इसके बाद में उन पावर्स को आप ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो पावर क्या होती है भाई, पावर होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा ना, इस फॉर्मूला में पुट करने के पहले फोकल लेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ना। तो 40 सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो 40 डिवाइडेड बाय 100, है ना भाई। 1 मीटर किसके बराबर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 100 मीटर के। तो 40 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, 40 अपॉन 100 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में कैसे लिखेंगे, 40 अपॉन 100 लिख देंगे, ठीक है। ये 0 से ये 0 चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो आपके कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है इन मीटर्स कितनी आई है, 2/5 आई है। अब आप क्या लिखोगे भाई, आपके पास फोकल लेंथ कितनी आई है, फोकल लेंथ आई है 2/5। और अब क्या करोगे, आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे, यानी कि आप 1/f लिखोगे। तो 1/f कैसे लिखोगे, 5 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2। फोकल लेंथ कितनी थी, 2/5 आई है ना। 40/100 करके फोकल लेंथ कितनी आ गई, 2/5। अब 1/f लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे कर देंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, 5/2। 5/2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 5/2 मतलब कितना होता है, 2.5, 2.5। तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी आई है, 2.5 डायोप्टर्स आई है। और ऑब्वियस सी बात है वो जो पावर होगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पावर भी पॉजिटिव ही आएगी। जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस की पावर निकाली है ना, वैसे ही आप कॉनकेव लेंस की भी निकालोगे। कैसे निकालोगे, इसकी भी जो फोकल लेंथ है वो किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 25/100 कर देंगे। ये कुछ कटेगा क्या, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। यानी कि आपके पास जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी आई है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आई है 1/4। लेकिन क्या मीटर्स, हाँ मीटर्स तो है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको तो पावर निकालनी है ना। पावर कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इस f को हम क्या लिखेंगे, आप 1/f लिखेंगे। तो 1/f कैसे लिखेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 4 को ले जाएंगे ऊपर और 1 को ले आएंगे नीचे। भाई f कितनी आई है, 1/4, तो 1/f कितना आ जाएगा, 4/1, उल्टा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो आपके पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है आपके पास वो कितनी आई है, वो, या फोकल लेंथ तो हम निकाल चुके हैं ना, ठीक है। आपके पास जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर कितनी आई है, कॉनकेव लेंस की जो पावर है वो आप बोल सकते हो आई है 4 डायोप्टर्स, ठीक है। लेकिन क्या हमने सही करा है क्या यहाँ पे, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन तो लगाए नहीं, कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स में तो चल गई गाड़ी, लेकिन कॉनकेव में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। नहीं देगा आपको एग्जाम में, पेपर में, है ना, क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको अपनी समझ से लगाना है। तो फोकल लेंथ को आप लोगे -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी आप माइनस साइन लगाते जाना, तो आपकी पावर भी कितनी आएगी, -4 डायोप्टर्स आएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर को हम ले लेते हैं P1 और कॉनकेव लेंस की पावर को हम ले लेते हैं P2। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी आई है, कहाँ गई उसकी पावर, कॉन्वेक्स लेंस की पावर आई है ये वाली, +2.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया +2.5 डायोप्टर, प्लस P2 क्या है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की पावर कितनी आई है, देखो यहाँ पे -4D। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में -4 डायोप्टर्स। कितना आ जाएगा, +2.5 -4 डायोप्टर्स। कितना आ जाएगा भाई, 4 में से अगर आपको 2.5 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दिस वन, ठीक है। तो -1.5 डायोप्टर्स। तो आपका आंसर कितना आया है, कॉम्बिनेशन का पावर कितनी बनी है, -1.5 डायोप्टर्स। और इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। कॉनकेव की कितनी आई, कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी आई, +2.5 डायोप्टर्स। कॉनकेव की कितनी आई, -4। तो 2.5 -4 डायोप्टर्स कर देना, तो कितना आ जाएगा 1.5। लेकिन साइन किसका बड़ा है, 4 का बड़ा है ना, तो साइन कितना आएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो -1.5 डायोप्टर्स आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ स्टूडेंट अरेंज द फॉलोइंग अपैरेटस फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ एंड हेंस पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बच्चे ने क्या किया है कि अपैरेटस अरेंज किया है
कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। द रीडिंग्स आर टेबुलेटेड बिलो। सबसे पहले उसके पास निकाला उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर इसके बाद में उसने निकाला इमेज डिस्टेंस, फिर 1/u कर दिया, फिर 1/v कर दिया, है ना, फिर 1/u प्लस 1/v को उसने ऐड भी कर दिया। इसका मतलब क्या है, देखो दिखने में ये जो पार्ट है काफ़ी आपको डिफिकल्ट दिख रहा होगा कि क्या तो क्वेश्चन है, क्या ये टेबल है, लेकिन उतना ही आसान है ये सवाल। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको सभी चीज़ें सवाल में दी गई हैं। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, आपको इमेज डिस्टेंस दिया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आप बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल भी दिया है, इमेज डिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल दिया है, और दोनों को ही आपने ऐड करके जो है ना आपको वो वाली वैल्यूज भी दी गई हैं, ठीक है। तो हम सबको पता है कि 1/f क्या होता है भाई, 1/f होता है बेसिकली जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास है क्या, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है ना, लेंस की बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है, हाँ। तो हमारे पास क्या है, लेंस है, ठीक है, हमारे पास क्या है, लेंस है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है 1/u प्लस 1/v की आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद में पूछा क्या गया है कि प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसके बीच में जो है ना बच्चे ने ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज, अब आपको मुझे बताना है कि ये जो लेंस आपके पास है इसकी अप्रॉक्सीमेट पावर कितनी आएगी। यहाँ पे एक ही अकेले लेंस यूज़ किया गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ किया गया है, और उसकी पावर जो है निकालने को आपसे बोला गया है। एक काम करो, अभी तक आपको कोई होमवर्क नहीं मिला है ना, इसको मान लो आप क्या, होमवर्क, ठीक है। और होमवर्क में मुझे बताओ कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, इमेज डिस्टेंस दिया गया है, सब कुछ गिवन है, उसकी पावर कितनी आएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, इमेज डिस्टेंस दिया गया है, तो जो लेंस फॉर्मूला होता है वो लगाना और फोकल लेंथ निकाल लेना। फोकल लेंथ का आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो क्या आ जाएगी, इस लेंस की पावर आ जाएगी। तो अभी तक जो भी चीज़ें हम करते आ रहे थे उसी पैटर्न पर ही ये सवाल करना है। इनफैक्ट अभी तक जो भी हमने सवाल करे थे वो तो लेंसेज के कॉम्बिनेशन के थे। यहाँ पे तो इकलौती एक ही लेंस है, कोई और दूसरी लेंस है ही नहीं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ जो है ना आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेना, इमेज डिस्टेंस ले लेना, फोकल लेंथ निकालना, उसका रेसिप्रोकल निकालना और पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आप मुझे इसका जवाब बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये होमवर्क है, इसको जितने भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना उनको सीरियसली जो है ना आप करने की कोशिश किया करो। नहीं बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस वाले सवाल को डेफिनेटली मैं अगले सेशन में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अटेम्प्ट अपने बेसिस पे ज़रूर करना, अपने साइड पर। चलो अब हमारे पास दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम A to E। A to E जो है क्वेश्चंस में से आपको केवल 4 क्वेश्चंस करने हैं। लेट्स से यू हैव अ मेटल रॉड एंड डिसाइड टू कनेक्ट दैट टू योर गैल्वेनोमीटर। आपके पास एक मेटल की रॉड है और उसको आपने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके रख दिया है, ठीक है ना। हमको पता है ना कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट का आप बोल सकते हो कि डिटेक्ट करता है ना कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, वो सब, ठीक है। इफ द रॉड, ये रॉड है, ठीक है ना, इफ द रॉड इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड नथिंग हैपन्स। क्या बोला कि जब रॉड को बेसिकली आप उस रॉड को क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ के आ गए हो, ठीक है। आपकी जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसी है, स्टेशनरी है। नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं हुआ। इफ यू मूव द रॉड थ्रू द फील्ड however an EMF is induced between the ends of the rod causing current to flow। बेसिकली ये जो EMF वाला कंसेप्ट है ना ये आप 11th-12th में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ अभी 10th के लेवल पे मैंने आपको क्या बोला है ना कि कोई भी केस आए आपके पास, किसी भी सब्जेक्ट का आए, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते जाओ, उसको पढ़ते जाओ, ठीक है। आपको बोला गया कि आपके पास एक मेटल की रॉड है, उसमें आपने गैल्वेनोमीटर जो है कनेक्ट कर दिया है। फिर इसके बाद में इस मेटल की रॉड को आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में आप लेकर के गए और उसको स्टेशनरी छोड़ दिया। जब आपने उसको स्टेशनरी छोड़ा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उस मेटल रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने की कोशिश करी तो एक EMF जो है ना इंड्यूस हो गया। कहाँ, जो आपने मेटल की रॉड ली है ना उस मेटल की रॉड के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस हो गया, जिसके कारण हुआ क्या कि उस रॉड में करंट फ्लो होने लगा। भाई ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कंसेप्ट है कि नहीं है। हमारे पास एक मेटल की रॉड है और उसको हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं, यानी कि हम आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं अपने रॉड के रिस्पेक्ट में,
है ना। हमेशा क्या करते हैं हम, या तो रॉड को मूव करवाते हैं या अपनी कॉइल को मूव करवाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी वैसी की वैसी है, लेकिन इसमें जो प्रेजेंट रॉड है उसको हम मूव करा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि रॉड के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, करंट इंड्यूस करवाएगा। कहाँ इंड्यूस करवाएगा, जो आपकी रॉड है ना उसी में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही कंसेप्ट चल रहा है और कुछ नहीं है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, व्हेन यू मूव द मेटल रॉड थ्रू द फील्ड यू आर मूविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड। जब आप मेटल रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हो तो उस रॉड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आप उनको मूव करते हो। दीज मूविंग चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड बाय द फील्ड टुवर्ड वन एंड ऑफ द रॉड क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। और इससे क्या होता है कि ये जो भी मूविंग चार्ज, मतलब आप रॉड को मूव करवा रहे हो तो रॉड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जो भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सब क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये जो मूविंग चार्जेस होते हैं ना, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप उनको मूव करवा रहे हो, रॉड को मूव करवा रहे हो, उनसे क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और डिफ्लेक्ट होने के कारण हम बोलते हैं कि एक एंड की तरफ जो है ना पहुंच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंट रॉड में सेट हो जाता है। हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेट नहीं होता है करंट जो है ना फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को मूव करवाया, रॉड के जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, मूव करने लगे, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो एक एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, जिसके कारण रॉड में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया और उसमें करंट फ्लो होने लगा। दिस इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ कैन इवन बी मेजर्ड ऑन airplanes as the plane flies through the earth's magnetic field and EMF induced between the wingtips, ठीक है। फिर इसके बाद में मोशनल EMF is largest when the direction of motion of the piece of metal is perpendicular to the rod and perpendicular to the magnetic field। मोशनल EMF सबसे ज़्यादा कब होता है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पीस ऑफ मेटल इज परपेंडिकुलर टू द rod and perpendicular to the magnetic field, ठीक है। When this is true, the motional EMF is proportional to the speed of the rod, the length of the rod and the magnetic field। इतना पढ़ लिया ना। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम EMF जब हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो है ना आपके सिलेबस में। उस चीज़ को बस अपने दिमाग में रखो और एक के बाद एक क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, और इसमें जो आपका रॉड है इसको आप क्या कर रहे हो, मूव करवा रहे हो, ठीक है। चलो अब इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो जब एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हम कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है तो उसको हम राइट हैंड थंब रूल से जो है ना आप बोल सकते हो कि कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने जो दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है ये हम कैसे पता करते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो एक और हमने फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पढ़ा है, वो किसके लिए पढ़ा है, क्योंकि हमें पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर सकती है, करंट को इंड्यूस करवा सकती है। तो एग्जैक्टली जो करंट इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है, तो उस इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्यों यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करना होता है। जब हमारे पास क्या होता है, एक कंडक्टर होता है और उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है। तो उस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, उस कंडक्टर में करंट को इंड्यूस करवा देगी। तो ऐसा केस जब आप कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करवा रहे हो, मूव करवा रहे हो, तो ऐसे केस में कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है ये आप कैसे पता करते हो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता करते हो। इसके लिए क्या होता है, अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो और ये भी क्या हो, आपस में एक दूसरे के मतलब सब परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जो थंब है ये क्या बताता है कि आप कंडक्टर को किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। मिडिल फिंगर ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताएगी, करंट के फ्लो का डायरेक्शन बताएगी, है ना। थंब क्या बताएगा कि किस डायरेक्शन में आप अपने कंडक्टर को मूव कर रहे हो, इंडेक्स फिंगर बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और
जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या आया है। तो बेसिकली द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो भी आपसे कथा बोली गई है ना, ये कहाँ से कहाँ किस चीज़ को रिलेट कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिलेट कर रही है। ठीक है, तो आपको जितने भी सवाल इस केस में आएंगे ना, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट से सोच करके देने हैं। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का आप डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हो भाई? ईएमएफ मतलब क्या, आप बोल सकते हो ना कि इलेक्ट्रिक करंट है ना, ईएमएफ मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आप कैसे पता करते हो? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, वो ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ है? क्योंकि कंडक्टर को जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना मूव करवाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हम बोलते हैं कि करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, आप मान सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है? इंड्यूस्ड करंट के बराबर है। आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर आप बहुत कुछ पढ़ोगे 11th और 12th में, लेकिन 10th के लेवल पे आप यहाँ पे ऐसा मान सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो गया? इंड्यूस्ड करंट के बराबर हो गया। अब सवाल आसान होगा ना, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आप इंड्यूस्ड करंट का जो है ना डायरेक्शन पता कर सकते हो। फिर इसके बाद में सेकेंड क्या है क्वेश्चन कि द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इज। बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है और कंडक्टर के मोशन का जो डायरेक्टर है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो आप खुद ही सोचो ना, मैंने आपको क्या बताया कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है? थंब क्या बताता है? कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन। इंडेक्स फिंगर क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मिडिल फिंगर क्या बताती है? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो ज़रा आप अपनी मिडिल फिंगर और थंब को देखो, इन दोनों के बीच में कैसा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब क्या कि जो रिलेशन क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन के बीच में, वो होता है परपेंडिकुलर का, ना बराबर। ऐसा नहीं है कि आपस में रिलेट ही नहीं करते हैं और ना ही पैरेलल, वो क्या होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है। हमारा थंब और हमारी जो मिडिल फिंगर है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं एक दूसरे के? तो ये क्या बताता है? कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन, और ये क्या बताता है? इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सवाल के लिए। तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है? रिलेशन कैसा है? 90 डिग्री का है ना, यानी कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? A student noted the following regarding the direction of magnetic field, direction of motion and direction of induced current. All the fingers are of the right hand. Select the row containing the correct directions. मतलब यहाँ पे जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हम लगा रहे हैं, उसमें थंब, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर क्या बताती है, बस इतना पूछा गया है। तो थंब हम सबको पता है क्या बताता है? कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन बताता है। फिर इसके बाद में मिडिल फिंगर क्या बताती है? मिडिल फिंगर हमको इंड्यूस्ड करंट बताती है ना। तो कौन सा रो है जहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की बात हो रही है? ये वाला, है ना। तो मिडिल फिंगर हमें क्या बताती है? इंड्यूस्ड करंट, और जो फोर फिंगर है वो हमें क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कौन सी ऐसी रो है जो कि हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रही है? तो मेरे हिसाब से जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है ना। डी ऑप्शन हमें बता रहा है कि थंब हमें क्या बताएगा? कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर बताएगी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, और फोर फिंगर क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल ऑन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अ स्टूडेंट नोटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ। ग्राफ हो सकता है आपको क्लियरली विजिबल ना हो, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार बना के बता देती हूँ कि बेसिकली बच्चे ने किया क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में उसने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है ना, एक नहीं दो ग्राफ बनाए हैं। एक बनाया है एक ऐसी कॉइल के लिए जो कि जिसकी रोटेशन स्पीड कैसी है? कम है, और दूसरा है एक ऐसी कॉइल के लिए जिसकी रोटेशन स्पीड कैसी है? फास्ट है। ठीक है, तो उसने कुल मिलाकर के दो ग्राफ बनाए हैं। स्लो मूविंग या स्लो रोटेटिंग वाली जो कॉइल है उसके लिए ग्राफ कैसा बना है? उसके लिए ग्राफ बना है उसका कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना है, देखो इधर पे ऐसा। ठीक है, और इसके बाद में ये है ईएमएफ और टाइम के बीच का। फिर इसके बाद में जो दूसरा ग्राफ बना है
वो किसके लिए है? एक ऐसी कॉइल के लिए जो कि बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कर रही है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बना है? कुछ इस तरीके का। ये है ईएमएफ और ये है क्या? टाइम। ये है लो स्पीड रोटेशन वाली कॉइल के लिए, ये है हाई स्पीड रोटेशन वाली कॉइल के लिए। ठीक है, अब क्लियरली मुझे इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि ये जो हाई स्पीड रोटेशन वाली कॉइल है ना, इसका आप बोल सकते हो कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? क्लास 9th फिजिक्स का कंसेप्ट है ये, कि कितने नंबर ऑफ वेव्स आपको दिख रही हैं पर यूनिट टाइम में। तो यहाँ पे तो मुझे पर यूनिट टाइम में कम वेव्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पर यूनिट टाइम में मुझे ज़्यादा वेव दिखाई दे रही हैं, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसी है? ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे मुझे एम्पलीट्यूड भी वेव का ज़्यादा दिख रहा है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जो हाई स्पीड में कॉइल रोटेट कर रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि हाई स्पीड में जो कॉइल रोटेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है और उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना, इसलिए। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल ने ट्रैवल किया है। क्लास 9th फिजिक्स का कंसेप्ट है, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में समझते हैं फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ वगैरह। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कितना डिस्टेंस है, कितना एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है या कवर किया है एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल ने। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा गया है कि बोथ द मैग्नीट्यूड and frequency of induced EMF will be increased on increasing the coil rotation। अगर हमने कॉइल की रोटेशन बढ़ा दी है, इसका मतलब क्या कि अगर हमने कॉइल की रोटेशन की जो स्पीड है वो अगर हमने बढ़ा दी है तो EMF की जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मुझे पढ़ते साथ ही जो है ना सही लगा। क्यों सही लगा? वही चीज़ तो मैंने आपको समझाई थी। ये ग्राफ बच्चे ने किसके बीच में बनाया है? ये है ईएमएफ टाइम ग्राफ के बीच में, मतलब ईएमएफ और टाइम के बीच में, ये भी है ईएमएफ और टाइम के बीच में। लेकिन ये किसके लिए है? एक ऐसी कॉइल के लिए जो कि कैसे रोटेट कर रही है? धीरे धीरे। ये एक फास्ट रोटेटिंग कॉइल का ग्राफ है ईएमएफ और टाइम के बीच का। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम बेसिकली बोलेंगे कि कॉइल की जब हम क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे। जब हमारे पास जो कॉइल है, जब हम उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, उसके रोटेशन की जब हम स्पीड बढ़ा देंगे, तो जो ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको अभी भी समझाया कि पर यूनिट टाइम में आपको कितनी नंबर ऑफ वेव्स दिखाई दे रही हैं और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है ना, एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल के द्वारा, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब एक कॉइल हाई स्पीड में रोटेट करती है तो उसका जो ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होती ही है, उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ना, एक ऐसी कॉइल जो कि धीरे 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 रोटेट कर रही है, उसका ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम है और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी है? कम है। तो इस क्वेश्चन को देखते साथ ही, इस स्टेटमेंट को देखते साथ ही मुझे ये स्टेटमेंट कैसा लगा? बिल्कुल सही लगा। फिर इसके बाद में बोथ the magnitude and the frequency of induced EMF be decreased on increasing the coil speed rotation। बिल्कुल भी नहीं। कॉइल की अगर रोटेशन की स्पीड बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे। ये तो बोल रहा है डिक्रीज होगा, गलत है ये। सी क्या बोल रहा है? थर्ड ऑप्शन कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इंक्रीज्ड वेयर एज इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द कॉइल रोटेशन स्पीड। ऐसा नहीं है, दोनों इंक्रीज होते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डिक्रीज्ड वेयर एज इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द कॉइल रोटेशन स्पीड। तो ये भी बोल रहा है कि एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है कॉइल की रोटेशन की स्पीड को बढ़ाने पर। ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ते हैं जब हम कॉइल के रोटेशन की स्पीड इंक्रीज करते हैं। कैसे पता चला? तो ग्राफ से पता चला। ठीक है, तो बेसिकली हमसे बोला क्या जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा अपना ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट वाला है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
ऑप्शन ए, अ करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नो। ऑप्शन बी, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, ये सही है। जब हम क्या करते हैं, कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक हम बोलते हैं कि रिलेटिव मोशन बिठाते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, या तो कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मूव करेंगे या मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव करेंगे, यानी कि इन शॉर्ट मैग्नेट और कॉइल के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेटिव मोशन बिठा रहे हैं। और इस रिलेटिव मोशन से क्या होगा, कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कॉइल में करंट को इंड्यूस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यही तो हमसे पूछा गया था कि कौन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वॉल्व करता है, तो वो होगा अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर ऑन पासिंग करंट, या ऑप्शन डी, अ रॉड इज चार्ज्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। इन सब में कोई भी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिलेट नहीं करता है, सिर्फ बी वाला ऑप्शन है, स्टेटमेंट है जो कि ईएमआई को रिलेट करता है, तो उसको हमने टिक कर दिया। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस हमारे होते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड सेक्शन के ऊपर, बी सेक्शन पर। अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू टू बीकर्स A and B containing a true solution and a colloidal solution respectively. What do you observe? Name the phenomena responsible for your observation. तो बेसिकली यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, आपके पास आपके पास दो बीकर हैं, ठीक है, आपके पास दो बीकर हैं A और B। A में आपके पास क्या है भाई, ए में है आपके पास ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, ए में है आपके पास ट्रू सोल्यूशन और बी में है आपके पास कोलॉइडल सोल्यूशन। और दोनों में ही आपने क्या किया है, दोनों में ही आपने एक बीम ऑफ लाइट को जो है पास करवाया है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे और इस फिनोमेना को आप क्या नाम दोगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, हमको पता है कि लाइट जब पास होती है ना, अब लाइट के रास्ते में अगर सर्टेन साइज के पार्टिकल्स आ गए जिससे कि वो टकरा करके क्या हो जाए, बिखर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लाइट की, आप बोल सकते हो कि स्कैटरिंग कहते हैं ना। लाइट क्या करती है, सीधे सीधे जारी होती है, रास्ते में कुछ पार्टिकल्स आएंगे, उससे टकराएगी, टकराने के बाद जो है वो बिखर जाएगी, उसको हम लाइट की स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। अब हर एक पार्टिकल से टकराने पर जो हमारी लाइट है ना वो स्कैटर नहीं होती है। सर्टेन साइज के पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड, जिनसे टकराने के बाद ही लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है, ठीक है। वो सर्टेन टाइप के पार्टिकल्स या सर्टेन साइज के पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे बीकर बी में क्या है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, थोड़े बड़े होंगे। अब हुआ क्या, आपने इस सॉल्यूशन से एक लाइट की जो है ना बीम पास करवाई। अब हुआ क्या, जैसे ही ये लाइट इस पार्टिकल के ऊपर पड़ी तो हुआ क्या, ये पार्टिकल क्या करेगा, इस जो लाइट को जो है ना वो स्कैटर करवा देगा, उसको बिखरा देगा, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो लाइट है वो स्कैटर हो गई। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लाइट हम बोलते हैं कि स्कैटर हो जाएगी, आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत ही लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी, बाकी की कहाँ जाएगी, बाकी की हम बोलते हैं कि जो आगे पार्टिकल प्रेजेंट होगा ना उसके पास चली जाएगी, उससे जाकर के टकराएगी, और वहां पे टकराने के बाद हम बोलते हैं कि फिर से क्या होगा, बिखर जाएगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली लाइट की क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। अब ये जो लाइट स्कैटर हो रही है ना, ये हमारी आंखों तक पड़ेगी, और जैसे ही ये लाइट स्कैटर लाइट हमारी आंखों तक पड़ेगी, भाई लाइट अगर हमारी आंखों तक पड़ेगी इसका मतलब क्या, वो चीज़ हमें दिखाई देगी। तो जब लाइट की बीम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास होती है ना, तो उसका जो पाथ है वो हमको क्या होता है, विजिबल होता है, यानी कि हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स के सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट जब उनसे आके टकराती है ना तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में लाइट को स्कैटर करते हैं, और जब ये स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पड़ती है तो हमें क्लियरली उस सोल्यूशन में लाइट का जो पाथ है ना वो दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रू सोल्यूशन की, तो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम ट्रू सोल्यूशन से जो ना लाइट को पास करवाएंगे तो लाइट जो है वो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से टकराएगी, नहीं टकराएगी, और ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो कई हद तक लाइट को स्कैटर करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन होगा क्या कि वो इतने छोटे होते हैं ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स कि वो जो भी लाइट को स्कैटर करते हैं ना, वो स्कैटरिंग इतने इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होती है कि वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती, और जब तक कोई चीज़ हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं तब तक वो हमें दिखाई कैसे देगी। तो जब आप ट्रू सोल्यूशन से लाइट की बीम को पास कराओगे तो एज सच आपको जो है ना कोई भी लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। इस सॉल्यूशन में पॉसिबल होगा
कोलॉइडल सोल्यूशन में लाइट का पाथ आपको दिखाई देगा, लेकिन ट्रू सोल्यूशन में नहीं देगा। इसमें क्यों देगा? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है कि जब लाइट आती है, टकराती है, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ये स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो इसलिए हमको लाइट का पाथ विजिबल होता है। यहाँ पे भी ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से लाइट टकराएगी, लेकिन उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में लाइट को स्कैटर करते हैं, इतनी कम अमाउंट में लाइट को स्कैटर करते हैं कि वो स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती नहीं है, पहुंचेगी नहीं तो दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए ट्रू सोल्यूशन में हमको जो है ना, आप बोल सकते हो कि लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन नेचर सब्सिक्वेंट टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसको कि हम जो है ना कई बारी कर चुके हैं, और ये आ चुके हैं हम अपने सेक्शन सी के ऊपर, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो बेसिकली आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन नेचर सब्सिक्वेंट टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि नेचर में लाइट की स्कैटरिंग के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे हमको जो स्काई है वो रेडिश या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, क्यों 12 बजे, ठीक दिन के 12 बजे एट नून सन हमको वाइट कलर का दिखाई देता है, क्यों हमको स्काई जो है ना दिन के टाइम पे ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो सन से सनलाइट आती है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट तक आने के पहले अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस करते हुए आती है, ठीक है। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम बोलते हैं कि अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब सन से निकलने वाली सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी और पार्टिकल से टकराएगी, सर्टेन साइज के पार्टिकल से, तो टकराने के बाद क्या होगा, वो बिखर जाएगी, ठीक है। अब हुआ क्या, सनराइज और सनसेट के टाइम पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हुआ क्या, सन से सनलाइट आ रही थी, पार्टिकल से टकराई, और हम सबको पता है कि सनलाइट क्या होती है, एक वाइट लाइट होती है, यानी कि 7 कॉम्पोनेंट कलर की लाइट से बनी होती है। तो टकराने के बाद सनलाइट जो है ना वो अपने इन 7 कलर की कॉम्पोनेंट लाइट्स में ही क्या होगी, बिखरेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट कलर की लाइट क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ छोटी होती है ना, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतना ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उतने ही जल्दी थक जाएंगे और जल्दी स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रैवल करके आप बोल सकते हो कि जो ग्रीन कलर की लाइट है, येलो कलर की लाइट है, ऑरेंज कलर की लाइट है, वो आगे जाकर के स्कैटर होगी, और अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि आखिरी में जाकर के रेड कलर की लाइट स्कैटर होगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है ना, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी और आगे जाकर के स्कैटर होगी, ठीक है। तो होगा क्या कि पूरा आसमान हमको रेड, ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर की जो लाइट्स है ना वो ऑलरेडी स्कैटर हो चुकी थी। सबसे आखिरी में कौन हुई, रेड कलर की लाइट हुई, इसलिए हमको वो दिखाई दी। नून पे क्या होता है, जब जब ठीक दिन के 12 बज रहे होते हैं तो उस समय सन जो है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, तो उस समय अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम रहता है। तो जो भी सनलाइट आ रही होती है उसको थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो होता क्या है कि सनलाइट आई, ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं ट्रैवल करने के लिए, तो सनलाइट आई और पार्टिकल से टकराई, टकराने के बाद वो स्कैटर हुई। सबसे पहले हम बोलते हैं कि वॉयलेट कलर की लाइट स्कैटर होगी, फिर इंडिगो की होगी, फिर ब्लू कलर की लाइट होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो स्कैटरिंग होती है लाइट्स की, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ही नहीं होता है ना ट्रैवल करने के लिए। एट नून, ठीक दिन के 12 बजे सन होता है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर, यानी कि डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस है ही नहीं तो जो भी डिफरेंट कलर की लाइट्स आ रही हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगी, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगी तो उनकी स्कैटरिंग भी क्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो बहुत ही कम स्कैटरिंग होती है, ब्लू कलर की लाइट्स की स्कैटरिंग होती है बस, और इसलिए हमको जो सन है ना वो वाइट कलर का दिखाई देता है। दिन के टाइम पे हमको ब्लू कलर का स्काई क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होती है ना। तो जो लाइट स्कैटर हो रही है वो हमको दिख जाती है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये स्कैटर नहीं होंगी, ये होंगी, लेकिन और डिस्टेंस ट्रैवल करके कहीं और जाकर के स्कैटर होंगी आगे, लेकिन उसके पहले पूरा ब्लू कलर छा जाता है और इसलिए हमको स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। आई आपको बात समझ में? तो यही सारी चीज़ें आप इस सवाल में जो है ना एक्सप्लेन करोगे। ऑलरेडी हम कई बार इस टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर आप डिफाइन करिए। an electric motor is rated at 2 kilowatt. Calculate the cost of using it for 2 hours daily for the month of होगा ये of September if each unit cost INR 6, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है
कि पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी कंज्यूम करी गई है ना। जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जिसकी पावर कितनी दी गई है, पावर दी गई है सपोज 5 वॉट। तो 5 वॉट का मतलब क्या है कि आपके इस इलेक्ट्रिक बल्ब ने हर 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, तो 5 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करी है। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करी गई है पर यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कह देते हैं। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर कितनी दी गई है, आपको 2 किलो वॉट दी गई है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि सितंबर के महीने में पूरा महीना वो चल रही है और हर दिन कितना चल रही है, 2 घंटे चल रही है, तो उसके हिसाब से आपको कितना उसके लिए जो है ना पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपये है, तो आपको अगर वो पूरे सितंबर के महीने में चलती है तो आपको कितना कॉस्ट आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, बेसिकली यहाँ पे इस सवाल में आपको एनर्जी कंजम्पशन निकालना है। 1 यूनिट एनर्जी के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, 6 रुपये। तो सितंबर के महीने में टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर ही है ना, हाँ इलेक्ट्रिक मोटर, वो आप एनर्जी कंजम्पशन निकालो और फिर इसके बाद में जो है ना आप आगे मल्टीप्लाई करके जो भी रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो है ना आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो तो पावर क्या होती है, पावर हम बोलते हैं कि जितनी एनर्जी कंज्यूम करी गई है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। पावर दी कितनी गई है, पावर दी गई है 2 किलो वॉट की, ठीक है। एनर्जी आपको क्या करना है, निकालना है। टाइम कितना लगेगा, देखो 1 घंटे में आप बोल सकते हो कि सॉरी 1 दिन में कितने घंटे चल रही है, 2 घंटे। तो सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो अगर 1 दिन में 2 घंटे चल रही है तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगी, 3 2 6 है ना, यानी कि 60 आवर्स। तो पूरे सितंबर के महीने में वो चलने वाली है टोटल 60 आवर्स। तो पावर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है इलेक्ट्रिक मोटर की कितनी, 2 किलो वॉट। एनर्जी आपको निकालनी है, टाइम हमने निकाल लिया, 60 घंटे चलेगी वो सितंबर के महीने में। अब क्या करोगे, एनर्जी कंजम्पशन को निकालने के लिए 60 आप यहाँ पे ले जाओ। ये 60 क्या है, ये 60 आवर्स है, सेकेंड या मिनट नहीं है, ठीक है। पावर दी गई है 2 किलो वॉट, एनर्जी आपको निकालनी है, टाइम आपने कितना निकाल लिया है, 60 आवर्स निकाल लिया है। अब आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेकर के चले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 कितना होता है, 120। तो 120 किलो वॉट आवर क्या आ चुकी है, एनर्जी आ चुकी है। आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है सितंबर के महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, 120 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगी। अब यहाँ पे जो दिया गया है ना कि एक यूनिट एनर्जी की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 6 रुपये आ रही है। एनर्जी की 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट मतलब कि 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर की जो जब एनर्जी है उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 6 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो 120 किलोवाट आवर एनर्जी के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, तो 120 × 6 कर देना, कितना जाएगा, 6 0 से 0, 6 2 12, ऊपर गया कैरी 1, 6 1 6, 720। तो आपको 720 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आई आपको बात समझ में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी गई है, पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप एनर्जी भी लिख सकते हो, वर्डन के अलावा एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एनर्जी अपॉन टाइम। सवाल में आपको दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर 2 किलोवाट आवर है, 2 किलोवाट है, और अगर आप 1 यूनिट एनर्जी की यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको 6 रुपये देने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी जो पावर है वो 2 किलोवाट है, अगर आप उसको पूरे सितंबर के महीने में यूज़ करते हो, हर दिन 2 घंटे चलती है और पूरे सितंबर के महीने में यूज़ करते हो, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले एनर्जी निकालोगे, कैसे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर आपको पता है, टाइम कैसे निकालोगे, 1 दिन में 2 घंटे चल रही है तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगी, 30 × 2 यानी कि 60 आवर्स। 60 आवर्स को यहाँ ले जाओ, कितना आ जाएगा, 120 किलोवाट आवर। तो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की, या आप ये भी बोल सकते हो कि पूरे सितंबर के महीने में आपकी इलेक्ट्रिक मोटर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, 120 किलोवाट आवर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 रुपये। तो 120 यूनिट यानी कि 120 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 × 6 यानी कि 720 रुपीज़, ठीक है। चलो अब इसके बाद में, अब ये वाला क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है कि अन इलेक्ट्रिक बल्ब, अच्छा इसके 3 पार्ट्स हैं आई गेस, चलो ठीक है, एक पार्ट को देख लेते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अन इलेक्ट्रिक बल्ब इज नॉट फिल्ड विद एयर बट इज फिल्ड विद आर्गन और नाइट्रोजन। ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है लेकिन एयर को नहीं भरा जाता, ऐसा क्यों, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होती है भाई, एयर में हम सबको पता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है।
तो होगा क्या कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फिलामेंट तक जाएगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फिलामेंट है वो जलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ऑक्सीजन को, या आप बोल सकते हो कि एयर को इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर नहीं भरा जाता है, नाइट्रोजन या आर्गन को भरा जाता है। बेसिकली आर्गन को क्यों, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो ऐसा कोई रिएक्शन करेगी नहीं, ठीक है ना। और नाइट्रोजन जो है वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है आर्गन से, इसलिए नाइट्रोजन को भरा जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। तो इतना आप लिख सकते हो कि एयर की प्रेजेंस में मतलब कि क्या, जब आप बल्ब में एयर को भरोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होगा वो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आर्गन या नाइट्रोजन को भरा जाता है। फिर इसके बाद में सेकेंड पार्ट क्या है, द करेंट दैट मेक्स द हीटर एलिमेंट रेड हॉट ओनली स्लाइटली वार्म्स द कनेक्टिंग वायर लीडिंग टू द हीटर। यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है, ठीक है, उसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो करंट क्या करेगा, हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है उसको गर्म कर देता है, रेड हॉट बना देता है। लेकिन सेम करंट उस हीटर का जो कनेक्टिंग वायर होता है उसको क्या करता है कि थोड़ा सा ही गर्म कर पाता है। ऐसा क्यों भाई, आपके पास जो भी हीटिंग अप्लायंसेज हैं, ठीक है ना, उस हीटिंग अप्लायंस में आपके पास सेम करंट जा रहा है। वही करंट क्या कर रहा है, उस हीटर के हीटिंग एलिमेंट को रेड हॉट बना रहा है, लेकिन वही करंट आप बोल सकते हो कि उस हीटर का जो कनेक्टिंग वायर है उसको गर्म नहीं कर पा रहा। गर्म करेगा भी तो बहुत थोड़ा सा गर्म करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हीटर का जो कनेक्टिंग वायर है या बोल सकते हो कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना काफ़ी कम होता है ना। हम सबको पता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में, डिवाइस में करंट फ्लो होता है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो हीट प्रोड्यूस होती ही है। सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर देयर जहाँ पे इस हीट प्रोडक्शन को हम इंटेंशनली करते हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जहाँ पे हम जानबूझ के हीटिंग जो है ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि करंट के फ्लो होने से क्या हो, एक हीट प्रोड्यूस हो, ताकि उस हीट को जो है हम यूटिलाइज करें, जैसे कि गीज़र हो गया है ना, और जो पानी जिससे गर्म करते हैं रॉड से, वो वाली रॉड में है ना, इलेक्ट्रिक आयन वगैरह हो गई। लेकिन बाकी के जो डिवाइसेस होते हैं तो वहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि बेवजह जो है ना करंट के फ्लो होने से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, क्योंकि उस हीट का वहाँ पे कोई काम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कई बार समझाया है कि हमारे जो घर के बल्ब, जो ट्यूबलाइट वगैरह होते हैं, ये भी चलते चलते क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो गर्म हो भी रहे हैं, अगर हीट का प्रोडक्शन हो भी रहा है, तो वहाँ पे उस हीट को हम यूटिलाइज थोड़ी ना करने वाले हैं। हमारे लिए तो वो हीट एकदम यूजलेस है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हीटिंग, जो आपके पास हीटर है, ठीक है ना, उसका जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, काफ़ी कम होता है। अब अगर रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब क्या कि हीट का प्रोडक्शन भी तो कम होगा। भाई H = I² × R × T होता है कि नहीं होता है। अगर आपके पास कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, इसका मतलब क्या कि वो वायर क्या कर रहा है, आसानी से करंट को फ्लो होने दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हीट का जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे अपने हीटर के हीटिंग एलिमेंट की, तो हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आसानी से करंट को जो है ना फ्लो नहीं होने देता है, जिसके कारण ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है और जिसके कारण हम बोलते हैं कि जो हीटिंग एलिमेंट है वो रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में लास्ट पार्ट क्या है कि लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। तो बेसिकली तो आसान सा सवाल है कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंडेंट होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपने बढ़ा दिया है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है वो उतना हो नहीं पाएगा, और अगर कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इसके बाद में कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उसके ऊपर भी हम बोलते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट होता है, यानी कि रेजिस्टिविटी वाला है ना। हमको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, R = ρL/A। तो रेजिस्टेंस हम बोलते हैं कि लेंथ पे तो डिपेंडेंट होता ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे तो डिपेंडेंट होता ही है, साथ ही साथ कंडक्टर हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि रेजिस्टिविटी के ऊपर भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसके साथ हम बोलते हैं कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। भाई अगर आपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे,
वो तो मूव करेंगे ही, है ना, लेकिन होगा क्या कि इस इंक्रीज्ड टेम्परेचर से कंडक्टर के अंदर जो उसके एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स तो कैसे थे, सभी बॉन्डेड थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हुए थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे आपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, कंडक्टर के जो एटम्स होंगे ना वो इस टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करेंगे, है ना, और इसके कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, वो अपनी ही जगह पे तेजी से क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। अब बेचारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी कोलिजन कर ही रहे थे, कभी हम बोल रहे हैं कि आपस में ही भिड़ जा रहे थे, कभी कंडक्टर के एटम के साथ, कभी कंडक्टर की इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स के साथ, लेकिन अब क्या हुआ, अब हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा देने से जो आप बोल सकते हो कि कंडक्टर के जो एटम्स हैं वो बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट करने लगे, ठीक है। तो अब बेचारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो बार बार क्या होगा, इन वाइब्रेटिंग कंडक्टर के एटम से टकराते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया, और अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया इसका मतलब क्या कि रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जिसपे कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, और इसी के साथ आज का सेशन भी होता है फिनिश। आई होप सभी को आज के सेशन के हर एक क्वेश्चन का जवाब समझ में आया होगा, और जो होमवर्क दिया है उसको सिंसियरली करना, और नेक्स्ट सेशन में मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।